हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम क्विज़ 2 पे बात करेंगे। क्विज़ 1 का वीडियो आ चुका है, किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। क्विज़ 1 का वीडियो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही था और क्विज़ 2 भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन मेंसेस इज टर्म एज, बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो इंटरवल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, लंबा आ रहा है। 28 डे का नहीं है, ये इससे ज़्यादा है। 35 से, नॉर्मली 21 से 35 होता है, लेकिन 35 से ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा दिन लग रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने में, तो उस टर्म को हम क्या नाम देंगे? ऑप्शन ए है एमेनोरिया, बी है ओलिगोमेनोरिया, सी है मेनोरेजिया और डी है मेट्रोरेजिया। तो ऑप्शन बी है ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं इसको। लॉन्ग इंटरवल आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में तो हम इसको ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। एमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेट्रोरेजिया मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या इनफ्रीक्वेंट रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन इज। रीनल फंक्शंस के को एक्यूरेसी या फिर मेज़र करने के लिए एक्यूरेट जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बी है यूरिन एनालिसिस, सी है क्रिएटिनिन क्लियरेंस और डी है सीरम क्रिएटिनिन। अगर हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस की बात करें तो मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट होता है रीनल फंक्शंस के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस हैज़ हैड ए राइट बिलो नी एम्पुटेशन, गिव ए क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, विच कॉम्प्लिकेशन इज द क्लाइंट एट मोस्ट रिस्क फॉर आफ्टर सर्जरी। एक पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का है, उसको बिलो नी एम्पुटेशन हुआ है, तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कौन सा हो सकता है? कौन सा जो रिस्क है वो ज़्यादा रहेगा कॉम्प्लिकेशन होने का? ऑप्शन ए है हेमरेज, बी है एडिमा ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब, सी है स्लाइट रेडनेस ऑफ इंसिजन, डी है सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है हेमरेज और एडिमा, ये कॉम्प्लिकेशन है लेकिन रिस्क नहीं है इतनी। ये ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस में वुंड हीलिंग बहुत धीरे होती है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस होना वो मोस्ट रिस्क रहेगी आफ्टर सर्जरी के बाद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस को हम टर्म देते हैं डेहिसेंस, वुंड डेहिसेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड आर ऑल इंक्लूडेड एक्सेप्ट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में 3 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए है होस्ट, बी है एनवायरमेंटल फैक्टर, सी है एजेंट। ये तीनों एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है जबकि इन्वेस्टिगेटर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंडर एमसीएच प्रोग्राम आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट टू गिवन डेली टू मदर। एमसीएच प्रोग्राम के अंडर आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट जो माँ को दी जाती है उसकी डोज पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 60 mg आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, बी है 100 mg आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, सी है 60 mg आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, डी है 100 mg आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। एमसीएच की बात करें तो ऑप्शन बी राइट है और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो ऑप्शन ए राइट है। तो यहाँ एमसीएच पूछ रहा है तो 100 mg आयरन देंगे और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देंगे। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन सेल इज द बेसिक बोन फॉर्मिंग सेल। पूछ रहा है जो बोन सेल है जो बोन का फॉर्मेशन करती है उस सेल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ओस्टियोन्स, बी है ओस्टियोब्लास्ट, सी है ओस्टियोसाइट एंड डी है ओस्टियोक्लास्ट। बी यहाँ राइट आंसर है। ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है वो बोन को फॉर्मेशन करती है, बोन का फॉर्मेशन करती है, और डी जो है वो ओस्टियोक्लास्ट बोन को
डिफॉर्म करती है, बोन को तोड़ती है, और ओस्टियोसाइट बोन की सेल होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट शुड बी यूज टू क्लीन अ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर को किस एजेंट के द्वारा या कौन सा एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशन या केमिकल यूज़ कर सकते हैं प्रेशर अल्सर को क्लीन करने के लिए। ऑप्शन ए है सोप एंड वाटर, बी है नॉर्मल सलाइन, सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी है पोविडीन आयोडीन। पोविडीन आयोडीन हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ ले रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर प्रेशर अल्सर के अंदर पस फॉर्मेशन हुआ है तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जो आंसर है क्लीन करने के लिए वो नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ होल पॉपुलेशन एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अमंग द फॉलोइंग इज। ये पूछ रहा है कि जो मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर कौन सा है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बताता है, पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को बताएगा। ऑप्शन ए है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डी है डिजीज़ नोटिफिकेशन रेट। यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक सोशियली या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर होता है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को या पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को बताएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एच आई वी केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज। एच आई वी केसेस अगर पूरे वर्ल्ड में रिपोर्ट हो या पूरे वर्ल्ड में मिले तो उस टर्म को क्या नाम देंगे। ऑप्शन ए है एंडेमिक, बी है पेंडेमिक, सी है एपिडेमिक एंड डी है स्पोरोडिक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पेंडेमिक बोलेंगे अगर पूरे वर्ल्ड में केसेस मिलते हैं एक ही डिजीज़ के तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में जो डिजीज़ चल रही है कोविड-19 वो भी एक पेंडेमिक डिजीज़ है, वो भी पूरे वर्ल्ड में उसके केसेस हैं तो उसको भी पेंडेमिक घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टेलिटी इज़ मैक्सिमम इन पीरियड। किस पीरियड के अंदर या किस समय मैटरनल मोर्टेलिटी मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है या मैक्सिमम रहती है। ऑप्शन ए है एंटीपार्टम, बी है इंट्रापार्टम, सी है पोस्टपार्टम और डी है नन। तो ऑप्शन सी है पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उसमें पोस्टपार्टम हेमरेज रहता है, उसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द लोब ऑफ ब्रेन दैट कंटेन द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स विच एनालाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन इज द। कौन सा ब्रेन का ऐसा कौन सा लोब है जो सेंसरी प्राइमरी जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है उसको एनालाइज करता है। ऑप्शन ए है फ्रंटल लोब, बी है पैराइटल लोब, सी है टेम्पोरल लोब, डी है ऑक्सीपिटल लोब। तो बी ऑप्शन राइट है। पैराइटल लोब अगर सेंसरी इंफॉर्मेशंस की बात करें और रिलेटेड टू ब्रेन लोब्स या ब्रेन के लोब्स के बारे में तो पैराइटल लोब राइट आंसर रहेगा। पैराइटल लोब केवल सेंसरी इंफॉर्मेशंस को ही एनालाइज करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ईयर इरिगेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कान का इरिगेशन करने की जो कंडीशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, किस कंडीशन में कान का इरिगेशन नहीं कर सकते या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ऑप्शन ए है पेन इन ईयर, बी है लॉस ऑफ हियरिंग, सी है ओटाइटिस एक्सटर्ना और डी है परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है तो हम ईयर इरिगेशन नहीं करेंगे क्योंकि इरिगेशन सॉल्यूशन जो मिडिल ईयर है उसमें जा सकता है और ओटाइटिस मीडिया कोज कर सकता है। इसकी वजह से हम ये जो ईयर इरिगेशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, और इन सारे तीनों ऑप्शंस में हम ईयर इरिगेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नर्स प्रिपेयर टू परफॉर्म पोस्चरल ड्रेनेज फॉर ए पेशेंट विथ COPD टू डिटरमाइन द बेस्ट पोस्चरल ड्रेनेज पोजिशन द क्लाइंट या द नर्स शुड परफॉर्म। एक
नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है एक पेशेंट को पोस्चरल ड्रेनेज के लिए, उस पेशेंट को सीओपीडी है। नर्स कैसे डिटरमाइन करेगी या कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर असेसमेंट का तरीका यूज़ करेगी जिससे पोस्चरल ड्रेनेज या जो फ्लूइड कलेक्ट है लंग्स में उसका पता लगाया जा सके। ऑप्शन ए है पाल्पेशन, बी है ऑस्कल्टेशन, सी है एबीजी एनालिसिस और डी है चेस्ट एक्सरे। अगर हम ऑस्कल्टेशन की बात करें तो हम उस प्लेस का पता लगा सकते हैं जहाँ पे फ्लूइड अकुमुलेट है, और अगर हम एक्चुअल या फिर बेस्ट तरीके की बात करें तो चेस्ट एक्सरे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑस्कल्टेशन। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन इन वुमेन्स। वुमेन्स के अंदर यूरिनरी रिटेंशन का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन ए है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, बी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सी है सिस्टोसिल एंड डी है डिट्रेसर फेलियर। डिट्रेसर मसल्स जो होती है वो ब्लैडर में होती है और इसके फेल होने की वजह से जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है, डिट्रेसर फेलियर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, बी है 31 मई, सी है 7 अप्रैल और डी है 8 मई। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज डेफिशिएंट इन एनीमिया। एनीमिया में कौन सा कंपोनेंट है तो डेफिशिएंट होता है? ऑप्शन ए है एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, बी है हीमोग्लोबिन और सी है हिमेटोक्रिट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। आरबीसी की कमी से भी एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया होता है और हिमेटोक्रिट अगर 30% से कम हो जाए तो भी एनीमिया कोज हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है पेप स्मीयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स को डिटेक्ट करने के लिए हम पेप स्मीयर करवा रहे हैं, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये? ऑप्शन ए है प्राइमोडियल, बी है प्राइमरी, सी है सेकेंडरी और डी है टर्सरी। यहाँ हम पेप स्मीयर कर रहे हैं मतलब डिटेक्ट कर रहे हैं, हम लैब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन सभी लैब इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा पेप स्मीयर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस टू ए चाइल्ड इज। किसी बच्चे को विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं तो वो किस प्रिवेंशन में आता है? ऑप्शन ए है हेल्थ प्रमोशन, बी है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सी है प्राइमोडियल प्रिवेंशन और डी है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, और अगर हम बात करें तो ये जो हम दे रहे हैं प्रोफाइलैक्सिस वो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। बी इसका राइट आंसर है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस बच्चे को लगाना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू इनएबिलिटी टू कैरी आउट ए लर्न मूवमेंट ऑन कमांड इन द एब्सेंस ऑफ वीकनेस एंड पैरालिसिस। किसी पेशेंट में पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, वो मोमेंट भी नहीं कर पा रहा, कोई भी पर्पसफुल मोमेंट नहीं कर पा रहा, इसके साथ ही उसमें कोई वीकनेस नहीं है या पैरालिसिस नहीं है, फिर भी वो लर्न मूवमेंट या पर्पसफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा, उस टर्म को हम क्या नाम देंगे? ऑप्शन ए है एकाइनेसिया, बी है एथेटोसिस, सी है एप्रेक्सिया और डी है अग्नोसिया। ए की बात करें एकाइनेसिया तो मूवमेंट का स्लैगिश होना, डिक्रीज होना एकाइनेसिया कहलाता है। एथेटोसिस एक डिजीज़ है। सी है एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया को ही हम बोलते हैं इनएबिलिटी टू कैरी आउट ए लर्न मूवमेंट, ठीक है, या फिर पर्पसफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता उसको हम एप्रेक्सिया बोलते हैं। अग्नोसिया का मतलब होता है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है किसी पर्सन प्लेस या सिचुएशन को, पहचान नहीं पाता, उसको अग्नोसिया बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, एन इन्फेंट हैज जस्ट रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप ऑन राइट साइड। एक बच्चा है या इन्फेंट है, उसके क्लेफ्ट लिप था राइट साइड में, उसकी सर्जरी के बाद वो एक सर्जिकल यूनिट में आया है। नर्स शुड प्लेस द इन्फेंट इन विच बेस्ट पोजीशन एट दिस टाइम। नर्स उस बच्चे को कौन सी पोजीशन देगी जो कि उसके लिए बेस्ट रहेगी? ऑप्शन ए है प्रोन पोजीशन, बी है ऑन द स्टमक, सी है लेफ्ट लेटरल पोजीशन और डी है राइट लेटरल पोजीशन। प्रोन और स्टमक की बात करें तो सेम पोजीशन है, ये हम नहीं देंगे क्योंकि प्रोन और जो स्टमक की देंगे तो रबिंग हो सकता है, जो इंसिजन लगा है या फिर जो स्टिचेज लगे हैं वहाँ रबिंग हो सकता है और इंजुरी हो सकती है। तो हम राइट नहीं दे सकते क्योंकि राइट साइड में ही हुआ है लिप सर्जरी का, क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी है वो राइट साइड की है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम उसको बेस्ट दे सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग अ नर्स शुड असेस टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस को नर्स किसके द्वारा असेस कर सकती है? ऑप्शन ए है वाइटल साइन, बी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सी है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और डी है रिफ्लेक्सेस। तो ऑप्शन बी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर उसका चेंज होता है तो हमें पता लग सकता है कि उसको न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आने लग गए हैं। तो असेसमेंट का पहला तरीका है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लेसेस अ पेशेंट एट रिस्क फॉर एम्बोलिक स्ट्रोक। किस कंडीशन में एम्बोलिक स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांस है या रिस्क है पेशेंट को? ऑप्शन ए है एट्रियल फाइब्रिलेशन, बी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सी है डिहाइड्रेशन और डी है एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है, एट्रियल फाइब्रिलेशन। क्यूवर्स या फिर वाइब्रेशंस आते हैं एट्रियल में, प्रॉब्लम हो सकती है, तब जो कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन है या थ्रोम्बस जो बना हुआ है एट्रियल में वो डिटेच हो सकता है और उसकी वजह से एम्बोलिज्म हो सकता है, और वो एक रिस्क है एट्रियल फाइब्रिलेशन एम्बोलिक स्ट्रोक का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ प्रोटॉन पंप इनिबिटर। कौन सी मेडिकेशन प्रोटॉन पंप इनिबिटर की है? यह प्रोटॉन पंप इनिबिटर कौन सी मेडिकेशन है? ऑप्शन ए है रेनिटिडिन, बी है पेंटाप्राजोल, सी है सुक्रालफेट और डी है क्लोरिथ्रोमाइसिन। रेनिटिडिन H2 ब्लॉकर है और जो पेंटाप्राजोल है वो प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। सुक्रालफेट एक प्रोटेक्टिव मेडिकेशन है जो कवर करती है जो अल्सर हुए हैं, स्टमक अल्सर हुए हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हुए हैं, उनको कवर कर लेती है सुक्रालफेट। क्लोरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पेंटाप्राजोल प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। अगला क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड विद acute appendicitis द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। एक अक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है जो एडमिट हुआ है, उसके लिए कंफर्ट को इंक्रीज करना है या कंफर्ट प्रोवाइड करना है, तो कौन सी पोजीशन है जो हम उसको दे सकते हैं, नर्स इंस्ट्रक्ट कर सकती है? ऑप्शन ए है टू लाई ऑन हिज एब्डोमेन, बी है टू सिट अपराइट, सी है टू लाई सुपाइन विद लेग स्ट्रेचेज एंड डी है टू लाई विद नी फ्लैक्स। अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो ये प्रोन पोजीशन होगी, वो हम नहीं देंगे, और भी ज़्यादा पेन होएगा उसको। बी है अपराइट पोजीशन या फोलर्स पोजीशन दे सकते हैं, सिटिंग पोजीशन बोलते हैं इसको अपराइट को। तो फोलर्स पोजीशन जब हम देते हैं तो अपेंडिसाइटिस जब परफोरेट होती है तो हम फोलर्स पोजीशन देते हैं, इसके अलावा सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते। डी ऑप्शन यहाँ राइट है, जो टू लाई विद नी रिफ्लेक्स्ड है वो पोजीशन देंगे, जिसको हम रिकमेंड पोजीशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। पूछ रहा है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए है प्राइमरी हेल्थ केयर पर, बी है टर्सरी केयर पर, सी है चाइल्ड केयर पर या डी है मदर केयर पर।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्राइमरी हेल्थ केयर पे ही डिपेंड है। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई वो नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, तो हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे ही डिपेंड रहती है, बेस्ड रहती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों। क्विज सेकंड के लिए, क्विज फर्स्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।